सब आ जाओ मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं, मैं हूं आपका उमेश शुक्ला। आप मुझे शॉर्ट में यूएस सर कह सकते हैं, और यूएस का मतलब आप यूनाइटेड स्टेट मत समझना, यूएस का मीन्स होता है उमेश शुक्ला। और आपको मैं पढ़ाने वाला हूं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में पहले हम समझते हैं क्या हमको पढ़ना है। तो इसमें हमको अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़े, और साथ में पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज पढ़ा, और आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े। तो केमिकल बॉन्डिंग की कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन उसको डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाएंगे। और आपको आपके नॉलेज के लिए बता दें, अभी जितनी भी चैप्टर आप पढ़े उसमें एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बताया गया। सिंगल पार्टिकल मीन जैसे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखा गया, उसका पोलरिटी देखा गया, साइज देखा गया, शेप देखा गया, और उसके बारे में हम एक सिंगल पार्टिकल की प्रॉपर्टी पढ़े। लेकिन जब हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, तो जब स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आते हैं तो हमको बल्क चीज़ें पढ़नी होती हैं। हमको उसके बारे में, हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम बल्क के बारे में पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी पहली लाइन लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है कि एक इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट बॉयल, बल्क बॉयल, सीधे लिखती है एनसीईआरटी। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए स्टेट ऑफ मैटर में कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, सिंगल पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल के बारे में पढ़ा, जिसमें आप एटॉमिक साइज ले सकते हैं, एटॉमिक, जैसे पीरियोडिसिटी में पढ़ा एटॉमिक साइज, ऐसे हम शेप के बारे में जान चुके हैं, और पोलैरिटी के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर आते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पहली चीज़ें, एक पहला क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा कि आपसे अगर कोई पूछे क्या एक इंडिविजुअल पार्टिकल किसी वाटर का बॉयल कर सकता है, तो आपका जवाब तो वैसे देंगे कि एस दे सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ के जवाब देंगे तो इसका आंसर नो होगा। कोई इंडिविजुअल पार्टिकल वाटर का बॉयल नहीं करता है, हमेशा बल्क बॉयल करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप बना के दिया सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा बल्क बॉयल करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिविजुअल, पार्टिकल नहीं, यहाँ पर मॉलिक्यूल कर लीजिएगा। डू नॉट बॉयल बट बल्क बॉयल। ऐसे ही आप कह सकते हैं क्या एक कण, वाटर का एक कण किसी को भिगा सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल पार्टिकल वाटर का होगा तो किसी भी चीज को बेट नहीं कर सकता है। एनसीईआरटी लिखती है कि बल्क जो होगा, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, तभी वो बेट कर पाएंगे। कोई भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल वाटर का किसी चीज को बेट नहीं कर सकता है। तो आप इसी के आधार पे ये भी कर सकते हैं इंडिविजुअल। अगर आप एक सिंपल सा बात समझें तो आपको बताया जा सकता है कि बेटिंग इज a property of bulk water, यानी कि भारी मात्रा में, not a property of individual molecule of water। ये एनसीईआरटी की कुछ प्रेफरेंस में चीज़ें लिखी हुई हैं इंट्रोडक्शन में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आपको समझना होगा कि आखिर थ्री स्टेट ऑफ मैटर दिया था, आखिर क्या है और कैसे एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, और इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं जो रोल प्ले करती हैं। तो आप इसके लिए हम आपको सिंपली समझाना चाहेंगे कि आपके पास हम एक एग्जाम्पल लेकर समझाना चाहेंगे। जैसे मान लो वाटर है, बहुत फेमस एग्जाम्पल है वाटर है आपके पास में, और वाटर आपके पास में था सॉलिड स्टेट में। अब इसको आप लोग, ये तो बहुत ही फेमस होंगे इस चीज़ से, नहीं फेमस है भाई, पानी तो रोज पीते हो ना। अब देखिए H2O
इसको आप लिक्विड में चेंज होगा, उसके बाद में ये चेंज हो जाएगा गैस में, वेपर में। तो ये 3 स्टेट हो गए आपके, क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये क्या चीज है जो तीनों स्टेट के बीच में बैलेंस रखता है, क्या चीज है आखिर जो इन तीनों स्टेट को बनाए रखता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन, एनसीईआरटी का लाइन है, सीधे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन, आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है कि किस पे डिपेंड करता है, या स्टेटमेंट टाइम पूछ सकता है कि आप किस पे डिपेंड करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें होती हैं जो स्टेट किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी अवस्था के लिए, हिंदी में इसको अवस्था कहते हैं, तो 2 चीजें होती हैं जो अवस्था के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो पहला आपके लिए है एनर्जी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और दूसरा आपके लिए है द मैनर इन which मॉलिक्यूल एग्रीगेट। यहां पे जगह नहीं है, यहां पे लिख देते हैं एग्रीगेट। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सॉलिड, किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए। क्या चीजें होती हैं, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एनर्जी उसके पास में कितनी एनर्जी है, और साथ में उस मॉलिक्यूल का मैनर किस ऐसा है अरेंज होने का, यानी कि द मैनर इन व्हिच मॉलिक्यूल एग्रीगेट, यानी कि एसोसिएट होता है, एग्रीगेशन में एसोसिएशन भी कह सकते हैं, या जुड़ता है, या किस मैनर में पाया जाता है, और उसमें उसके पास में कितनी एनर्जी है। ये 2 चीजें होती हैं जिनके बीच में बैलेंस होने से तीनों स्टेट इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा हुई तो गैस की तरफ भागेगा, और अगर अरेंजमेंट अच्छा होगा तो सॉलिड की तरफ भागेगा। तो आपको ये स्टेट ऑफ मैटर का प्रेफरेंस जो एनसीईआरटी लिखती है वो मैं आपको डिटेल में बताया हूँ। अब आप स्टेट ऑफ मैटर समझ गए होंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्यों बनता है, क्यों बता दिया। दो कारण होते हैं जिससे सॉलिड, लिक्विड, गैस चेंज हो सकता है। ऐसे ही वाटर ही नहीं, ऐसे भी कई सारे सबस्टेंस हैं जो इसको फॉलो करते हैं। केवल वाटर ही नहीं, बहुत सारे सबस्टेंस इस चीज को फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोई भी इंडिविजुअल एटम जो मॉलिक्यूल होगा वाटर का, वो बेट नहीं करेगा, बल्क बेट करेगा, और बल्क ही बॉयल करेगा। कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बल्क नहीं बॉयल नहीं करेगा। और दूसरी पता चल गई होगी कि द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन व्हिच 2 फैक्टर। तो आपको एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ध्यान रखना है, और साथ में ध्यान रखना है द मैनर इन व्हिच मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स। अब यहां पे मेरे पास में जगह नहीं है, यहां से आप लिख लीजिएगा स्टॉप करके। कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने पर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाने पर और लिक्विड से गैस में जाने पर, कभी भी उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, केवल उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि द केमिकल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है जो नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहे हैं रेट ऑफ, आप सबको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज बट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। अब आपके पास में यहाँ पे सॉलिड वाटर है, आपके पास में लिक्विड वाटर है, और यहाँ पर गैस वेपर है। तो इसकी केमिकल नेचर चेंज नहीं हुआ है। अगर आपके पास में H2O था तो सभी में H2O रहेगा, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसका हो सकता है कि रिएक्टिविटी हाई हो जाए।
जैसे कि आप H2 और O2 को जोड़ते हैं और H2O बनता है, H2 और O2 को जोड़ते हैं तो H2O बनता है। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल ये समझा रहे हैं। तो आप H2 और O2 को जोड़ते हैं तो H2O बनता है। तो अब H2O बनने की दर आगे पीछे हो सकती है, कोई जल्दी बन जा रहा है, कोई बाद में बन जा रहा है, लेकिन H2O का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी फिजिकल चेंज में कभी केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, केवल चेंज हो सकता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो दूसरी चीज आप ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझा दिए कि कितना जल्दी हो जाता है वो रिएक्शन, कितना जल्दी किससे रिएक्ट करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अब उसके बाद में आपको समझ में आ गया कि स्टेट ऑफ मैटर क्या, क्यों आखिर होता है, और सॉइल लिक्विड गैस में क्या है और क्यों कन्वर्ट होते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और उसके आगे आपको पढ़ाएंगे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? आखिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता क्या है? तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझने के लिए ये करना होगा कि आपको कोई भी चीजें हैं, आप मान लो आपके घर में आटा रखा हुआ है, आपके घर में कोई केमिकल रखा हुआ है, तो आखिर वो आपस में जुड़े क्यों हैं? वाटर है तो वाटर आखिर चिपकता क्यों है अपने शरीर से? उसके लिए तो आप बता देंगे कि कोहेसन एडेशन और वाटर में टेंशन, वाटर टेंशन। लेकिन अब अगर आपके पास में कोई भी केमिकल है, आप ले लीजिए हीलियम के बीच में, H2 के बीच में, Cl2 के बीच में, या Cl और Cl के बीच में खुद, तो आखिर कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे से बांड क्यों होता है? आप केमिकल बाइंडिंग में अच्छे से कोवेलेंट बांड और में बहुत प्रकार के बांड पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हमको दो चीज़ें पढ़नी है, और जिसमें से है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता करना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके बाद में हमको हाइड्रोजन बांड के बारे में बहुत ही ब्रीफ यहाँ पर दिया हुआ है NCERT में, और हमको उतना ही समझना है क्योंकि हम केमिकल बाइंडिंग में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं और करेंगे। फिर से देखिए, आप ये समझ लीजिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। ये यहाँ पर लिखा तो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन ये दोनों प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव होता है और रिपल्सिव भी होता है, जो दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। तो दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स बांड कर रखता है उन दोनों एटम या मॉलिक्यूल्स को, उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर any type of attractive or repulsive force that exist between two और मॉलिक्यूल। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? आर एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स और मॉलिक्यूल। तो दो एटम या दो मॉलिक्यूल को जो होल्ड करके रखते हैं, ऐसे फोर्स को कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको दो चीजें इसमें समझनी होगी, दो चीजें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप समझ गए कि इफ ये IMF क्या है? आर एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट एक्सिस्ट बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल। अब ये किस पे? अब एक चीज NCERT लिखती है
एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी 2 फोर्स बताई है और कहती है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर नहीं आते हैं। तो आपको ये सीधा आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो आपको इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, 2 फोर्स ऐसे हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं। उसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है। तो कोवैलेंस बॉन्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये ऐसे दो हैं फोर्स हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कौन, ये 2, कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब कोवैलेंट बॉन्ड्स आप एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोवैलेंट बॉन्ड्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। अब देखिए जो फोर्स होते हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वंडर वाल्स फोर्स। यहां से सीधे शुरू करते हैं पहले से। भैया अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट प्रकार ऑफ वंडर वाल। फोर्स यानी कि अलग अलग प्रकार के वंडर वाल बल के बारे में पता करना है। शुद्ध हिंदी भाई साहब, कतई जहां है। आइए देखते हैं आखिर क्या है ये वंडर वाल, कौन थे। ये डच साइंटिस्ट थे, इसके बारे में आपको नहीं पता होना चाहिए क्योंकि ये सब पूछता नहीं है कभी। और वंडर वाल का तो पूरा खेल है इसमें। वंडर वाल इक्वेशन आप आगे भी पढ़ेंगे जब गैसेस स्टेट पढ़ाऊंगा आपको। तो वंडर वाल का ही खेल है पूरा ये तुम्हारा गैसेस स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन आज को जो लेक्चर है वो पूरा थ्योरेटिकल है, तो हम समझेंगे कि आखिर वंडर वाल फोर्स कितने प्रकार के हैं और क्या है, और कौन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो आप एक चीज बताइए कि अगर आपसे पूछे कि वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें से कौन नहीं है, तो आप तो पढ़े होंगे, बताइए इसमें से कौन नहीं होगा। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ, डाइपोल डाइपोल के बीच में, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के बीच में, और इंड्यूस डाइपोल के बीच में, और आयन डाइपोल के बीच में। इनमें से कौन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। एक चीज आप यहीं पर ध्यान में रखिएगा कि हम जितने भी यहां पढ़ने वाले हैं सभी हम पढ़ेंगे क्या है, अट्रैक्टिव हैं, सभी अट्रैक्टिव हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आगे बढ़ा कि 2 प्रकार के होते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दोनों प्रकार के हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। लेकिन हम यहां पढ़ेंगे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पढ़ेंगे वो तीनों के तीनों क्या हैं, अट्रैक्टिव नेचर के हैं। रिपल्सिव नेचर यहां नहीं दिखाया गया है। रिपल्सिव नेचर दिखाया नहीं गया है इसलिए क्योंकि रिपल्सिव नेचर ये बहुत ही शॉर्ट रेंज पे लागू होते हैं। जैसे आप लंदन या डिस्पर्सन फोर्स ले लें तो 500 पिकोमीटर तक ही लागू होता है और शॉर्ट डिस्टेंस होती है, जिसमें ये केवल अट्रैक्टिव की तरह ही काम कर सकते हैं। जब 0.8 फर्मी आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, उससे जब नीचे जाता है तब रिपल्सिव लगता है। तो यहाँ पे 500 पिकोमीटर तक ही ये लागू होते हैं, इसलिए हम यहाँ रिपल्सन के बारे में बात नहीं करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें 3 प्रकार के फोर्स हैं। तो आप पहले नंबर ध्यान रखिएगा कि जितने भी अट्रैक्टिव फोर्स हैं, अट्रैक्टिव फोर्स, हम बात करने जा रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। अट्रैक्टिव, अब यहां पे आपको दिमाग में रखने के लिए आप एक बना लीजिए प्रेफरेंस कि हम पहला पढ़ेंगे, देखिए ये हम 60, आप देख लीजिएगा इसको, हम 60 में लिख रहे हैं
आप भी आगे इसको याद रखिएगा। तो अगर मैं इसको काट दे रहा हूं यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल है, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मैं काट दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। ये इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में जो एनसीईआरटी में जिस सीरीज में दिया हुआ है उसी सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला। और दूसरा क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है दूसरा डाइपोल डाइपोल के बीच में। ये नॉन पोलर यानी कि इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में। यहां पे हम इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अभी आप जब अंदर पढ़ाएंगे इसके तब समझ पाएंगे। देखिए, और ये क्या है, पोलर के बीच में, और ये नॉन पोलर और पोलर के बीच में। तो 3 प्रकार के हम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे। कैसे, नॉन पोलर के बीच में, पोलर के बीच में, और नॉन पोलर और पोलर के बीच में। तो जो पहला हमको पढ़ना है वो क्या है, पहला आपका जो आता है ये वाला लेते हैं, लंडन और डिस्पर्सन फोर्स। पहला पढ़ते हैं हम लंडन और डिस्पर्सन फोर्स। देखिए, इसके बारे में तो बताया गया हुआ है लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, लेकिन और जो 2 दिए हुए हैं उसके बारे में नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उसका भी नाम होता है। तो किजोमी और देबाई होता है। तो आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। किजोमी, देबाई और लंडन 3 प्रकार के होते हैं। आप इसको याद कर सकते हैं, किस दे लल्ली। तो आपको किस दे लल्ली यानी कि आप किसोमी मतलब हो गया डाइपोल के बीच में, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में, और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में। ये आपका 3 प्रकार के फोर्स होते हैं जो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हमको जो पहला पढ़ना है हमको वो है आपका, हाँ, एक चीज आपको यहां पर क्लियर कर दें कि हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए इनमें से कौन सा वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो आप 3 बता दिए यार, चौथा ही होगा ही। तो आपको ध्यान में रखना है कि आयन और डाइपोल, आयन डाइपोल ये जो फोर्स होता है ये आपका वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वंडर वाल फोर्स नहीं होता है। तो आप इसको काट दीजिएगा ऐसे लिख के, क्योंकि आयन डाइपोल फोर्स जो होता है वो आपका वंडर वाल फोर्स नहीं होता है। आपके पास में केवल 3 है वंडर वाल फोर्स जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आयन डाइपोल फोर्स को वंडर वाल फोर्स नहीं कहते हैं। अब उसके बाद में अब पहला हम हेडिंग डालते हैं लंबे में, चलिए, क्योंकि जगह लगेगा, एक एक चीजें पढ़ाते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा रोक के। ये देखिए यहां पर पढ़ा लंडन और डिस्पर्सन फोर्स। देखिए, अब हम इसका बात करते हैं, लंडन और डिस्पर्सन फोर्स। तो लंडन या डिस्पर्सन फोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए, कोई भी एटम ये है, ये दूसरा एटम भी है, मान लिया कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, एटम ए है और ये एटम बी है। देखिए ये क्या है, सिमेट्रिकल है। अब हम बना नहीं पाए बिल्कुल सिमेट्रिकल, आप लोग इसको सिमेट्रिकल ही मानिएगा, गोला मानिएगा अच्छे से। तो ये सिमेट्रिकल है, ओके। अब लंडन या डिस्पर्सन फोर्स में ऐसे ही होता है, एटम ए है, एटम बी है। मान लो ये आपके पास में हीलियम मान सकते हो, इसको मान सकते हो नियान, ऐसे ही 2 एटम है, ठीक है। अब ये 2 एटम में अभी कोई भी लंडन और डिस्पर्सन फोर्स नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे ऐसा कोई ऑप्शन पूछे कि क्या किसी एटम ए और एटम बी में लंडन या डिस्पर्सन फोर्स होता है, या आपसे पूछे कि इंड्यूस एटम ए और इंड्यूस्ड डाइपोल बी के बीच में होता है, तो आपको दूसरा आंसर करेक्ट ज़्यादा होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। तब इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए इधर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कोई, अब ये जो एटम था, जब एटम था अभी ये अलग अलग थे, इनके बीच में कोई भी लंडन या डिस्पर्सन फोर्स नहीं था।
अब जब ये पास में रखे जाएंगे तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ये देखिए पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन एक दूसरे को खींच लिए अपनी तरफ, चुम्मा चुम्मी करना चाहते हैं सारे। तो चुम्मा चुम्मी करना चाहते हैं, मान लो ये तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये इधर पॉजिटिव था और ये अपना मुंह लेकर आया चुम्मा, लेकिन ये बहुत ही खराब लड़की थी। इसने कहा लो, इसने अपना पीछे कर दिया, लो, कहा हम नहीं देंगे अपना मुंह, हम पीछे ही रखेंगे, हम नहीं देंगे चुम्मा। और ये चुम्मा नहीं दी, ये पीछा कर दिया, लो चुम्मा। तुम बहुत ही वैसी लड़की थी। अब देखिए, अब ये पॉजिटिव जब इधर होगा तो इसके तरफ नेगेटिव आ जाएगा। अब आप समझते हैं, देखिए इसका मुंह इधर हो गया, इसका मुंह इधर हो गया। अब यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा ना। नेगेटिव जब इंड्यूस होगा तो आपको पता है कि जो इंड्यूस डाइपोल का जो एरिया होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव एक दूसरे के डायरेक्शन में क्या हो गए, पोलराइज हो गए। ये आपका एटम ए था और एटम बी था। अब इसके बीच में लंदन या डिस्पर्सन फोर्स होगा। देखिए अब इसको दिखाने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, तो ये ऐसे फोर्स होगा। अब उसके बाद में अगर इसको मान लो किसी ने कहा नहीं हम मुंह तो इधर करना चाहेंगे, लो इधर कर दो, इसमें क्या है, लो अब ये निगेटिव इधर हो जाएगा। अब इसका भाई फिर ये बहुत चालाक है यार, ये बहुत ही चालाक है। फिर कहा लो तुम इधर मुंह कर दिया ना, अब हम भी इधर कर लेंगे, लो चुम्मा, तुम नहीं ले सकते हो तो इधर मुंह कर लिया। अब इसका नेगेटिव इधर हो जाएगा। और जब इधर हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल आपका फिर से बन जाएगा। देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल बन गया और इसके बीच में क्या होगा, लंदन या डिस्पर्सन फोर्स। इसके बीच में होगा लंदन या डिस्पर्सन फोर्स। ये आपकी एनसीईआरटी में एज इट इज डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पे नीचे और लिखा हुआ है एटम ए में इंड्यूस इंस्टेंटेनियस डाइपोल हुआ। तो अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपके एटम में ये था, आपके पास में ये था, इसमें क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हुआ। क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस में तो था क्षण भर के लिए, एक पलक झपकते हुए। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसमें डेवलप हुआ क्षण भर के लिए। तो क्षण भर के लिए इसमें इसने आंख मारी, क्षण भर के लिए आंख मारी, तो इसने कहा लो हम इंड्यूस हो गए। अब लड़की भाई इंड्यूस हो गई है, क्षण भर के लिए आंख मारी, लड़की इंड्यूस हो गई। तो ये क्या हो गया, इंड्यूस। ये क्या हो गई, इंड्यूस, इंड्यूस हो गई। तो ये इसको कहेंगे, इसमें क्या डेवलप हुआ, इंड्यूस डाइपोल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लंदन और डिस्पर्सन फोर्स क्या है। दो एटम थे जो नॉन पोलर थे, ए भी ना पोलर था, ए भी ना पोलर था। ये सिमेट्रिकल था और इसने भी, ये भी सिमेट्रिकल था। दोनों अच्छे से आए थे पढ़ने, अच्छे से घूम रहे थे, अपने अपने अलग थे तो अच्छे से घूम रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पास में आए, साथ में बैठे, तो वो भाई इसमें मतलब मन में खोट आया तो इसका इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हुआ। अब डाइपोल डेवलप हुआ तो भाई लड़की भी इंड्यूस हो गई, लो दोनों के बीच में बांड हो गया। ये आपका लंदन फोर्स हो गया। अब लंदन फोर्स में कुछ चीजें और लिखी हुई हैं कि इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r6 के बारे में। क्या, r6। आप इसको देखिए एनसीईआरटी में जितने भी तीनों दिए हुए हैं, तीनों में 1/r6 दिया हुआ है। एक जगह 1/r के पावर क्यूब दिया हुआ है, उसको आप ध्यान रखिएगा। जब स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल आएगा अभी अगला वाले में, तब वहां पे ध्यान रखिएगा। और सब में अपना 1/r6 ही होगा। और जो आयन डाइपोल या आयन के बीच में होता है उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, अब और पूछा भी जाएगा तो मैचिंग टाइप में पूछा जाएगा, आप बता नहीं जाएंगे। अब इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपका ये हुआ, क्षणिक इसमें डाइपोल उत्पन्न हुआ, तो लड़की भी क्या हो गई, इंड्यूस, यानी कि सॉरी यार एटम भी क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो अब इंटरेक्शन एनर्जी का क्या बताएंगे, किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r6 के। और दूसरी चीज इसमें आप और देख लेते हैं, बचता है तो कुछ नहीं। अब ये आपका लंदन और डिस्पर्सन फोर्स हो गया। अब आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है, यहां पर लिख देते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकता है।
एग्जाम्पल पूछ सकता है कि बताओ यार इतना पढ़ा दिया, बताओ किस में होता है, किसी को रिएक्टर देख लीजिए जो नॉन पोलर है, देख लीजिए नॉन पोलर जैसे कि आपको H2 रख लीजिए, H2 के बीच में होगा, Cl2 रख लीजिए, Cl2 के बीच में होगा, आप हीलियम रख लीजिए, नियॉन रख लीजिए, जितने ITC जो इनर्ट गैसेस हैं जो पोलर नहीं है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ाया गया होगा, तो आप कापी पलटिए और देखिए कौन कौन से नहीं है, उसके एग्जाम्पल आप हो जाएगा। अब उसके बाद में आपका हाँ एक चीज इसमें आपको और बतानी है, वो है H2Cl2 हीलियम या आपका ये हो गया, लेकिन आपको पूछे कि इसका जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो इसका स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ पोलराइजेबिलिटी के। तो आपको ये पहला फोर्स खत्म हुआ, आपका डिस्पर्सन या लंडन या डिस्पर्सन फोर्स, आपका पहला फोर्स खत्म हुआ, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ था मैंने पूरा इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है भैया।